नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए आधुनिक भारत का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने आधुनिक भारत पार्ट 1 पढ़ा था। तो हम लोगों ने बात की थी कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों के हाथ में कहीं न कहीं धीरे धीरे सत्ता चली गई और धीरे धीरे अब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया। अब अंग्रेजों ने बंगाल इलाहाबाद की संधि के बाद धीरे धीरे अधिकार कर लिया। तो वहीं पर हमने बताया था कि बंगाल में द्वैत शासन लागू हुआ था और जब तक बंगाल में द्वैत शासन रहा, अंग्रेजों ने दो तरीके से अपने अधिकार में चीजें की, जिसे हम द्वैत शासन कहते हैं। और इसे ही भारतीय इतिहास में भारत की लूट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने यहीं पर टैक्स वसूली की। द्वैत शासन का मतलब है कि जहां पर एक तरफ दीवानी के जो अधिकार थे सारे, वो कंपनी ने अपने हाथों में ले लिए थे और प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो बंगाल के नवाब के हाथों में दे दिया था। तो आज हम बात करने जा रहे हैं उसी के आगे की क्लास बढ़ा रहे हैं और हम ले चल रहे हैं आपको कि भू राजस्व प्रणाली। अब भू राजस्व प्रणाली तो जिस तरीके से जो एक सिस्टम चला आ रहा था उस पर किस तरीके से अंग्रेजों ने अपना अधिकार किया था। तो तीन प्रणालियां आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं: स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रणाली, रैयतवाड़ी प्रणाली और महालवाड़ी। ये तीनों को आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा 1793 में स्टार्ट की गई, जहां पर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस, यूपी और कर्नाटक इसका क्षेत्र हुआ करता था। अंग्रेजों ने जिस भारत पर अधिकार कर रखा था उसका जो कुल क्षेत्र था भारत में 19% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था में क्या हुआ करता था? इस व्यवस्था का मतलब ये था कि किसान यदि कोई अनाज उगाता था, फसल होता था, तो किसान जो था वो जमींदार को टैक्स दे करके, और जमींदार जो था वो अंग्रेजों को टैक्स दिया करते थे। मतलब यहाँ पर इसीलिए इसको जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं टैक्स वसूलने का अधिकार जमींदारों के हाथ में हुआ करता था। उस समय की जो कुल भूमि थी उसमें जो 10 भाग, मान लीजिए 11 है तो 10 भाग जो था वो कंपनी को दिया जाता था और एक भाग जो था वो जमींदार अपने पास रखता था। उसके बाद समय आगे बढ़ा और एक रैयतवाड़ी प्रथा का जन्म हुआ। रैयतवाड़ी प्रथा थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में लाई गई, जो बंबई, मद्रास और असम में लागू की गई। पहले मद्रास के एक जिले में लागू की गई थी कर्नल रीड के द्वारा, इसलिए आप देखिए कि रैयतवाड़ी प्रथा में थॉमस मुनरो का नाम आता है और कर्नल रीड का नाम भी आता है। यह प्रथा बंबई, असम और मद्रास में चल रही थी, जो 51% क्षेत्रफल पर यह पूरी तरीके से फैली हुई थी। इसमें क्या होता है, अब अंग्रेजों ने क्या किया, टैक्स वसूलने का अधिकार सीधे किसानों के हाथ में दे दिया। जो कंपनी हुआ करती थी उसने कहा कि टैक्स वसूलेंगे अब किसान। तो उसके बाद यहाँ पर जो टैक्स हुआ करता था 33 से 55% तक टैक्स हुआ करता था। उसके बाद समय आगे बढ़ा और लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा 1833 में महालवाड़ी प्रथा का जन्म हुआ। यह प्रथा के जो जनक कहलाते थे वो लॉर्ड मैकेंजी कहलाते थे, इसलिए इसके जो जनक क्वेश्चन में आते हैं पेपर में वो मैकेंजी को माना जाता है। 1833 में इसकी शुरुआत हुई, जहां पर यूपी, मध्य प्रदेश और पंजाब में ये पूरी तरीके से फैली हुई थी। मतलब जो अंग्रेजों के अधीन भारत था उसमें लगभग हम कह सकते हैं कि 30% क्षेत्रफल पर यह व्यवस्था विस्तार हुआ करती थी। इसमें क्या हुआ, अब अंग्रेजों ने क्या किया कि गांव का जो मुखिया हुआ करता था उस मुखिया को टैक्स वसूलने का अधिकार दे दिया। तो यहाँ पर अब गांव का जो मुखिया था वो किसानों से टैक्स वसूला करता था और कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के हाथ में दिया करता था। समय आगे बढ़ा है तो यहाँ पर जो टैक्स था वो कितना था, 60% था। इस तरीके से अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं पूरी तरीके से सारी चीजों को धीरे धीरे बदल रखा था। समय आगे बढ़ता है और उसी समय हम देख रहे हैं कि समाज में कुछ सामाजिक सुधार आंदोलन हो रहे हैं। ये भी आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब इसमें मैंने कुछ प्रमुख लिख रखे हैं जिनका मैंने नाम भी दे रखा है, आइए इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रह्म समाज। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की 1828 में कलकत्ता में। उसके बाद आर्य समाज आता है, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो, मतलब अपने धर्म को जानो। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये नारा किसने दिया, दयानंद सरस्वती। उसके बाद रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वो विवेकानंद ने की थी 1897 में कलकत्ता में। विवेकानंद ही शिकागो धर्म सम्मेलन में गए हुए थे, जहां पर एक काफी दिलचस्प कहानी आती है जिसमें भगवत गीता के बारे में उल्लेख किया गया है।
उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिलहाल इसकी स्थापना तो न्यूयॉर्क में हुई थी, जिसमें मैडम ब्लावात्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी, लेकिन ऑलकॉट की मृत्यु के बाद आगे चल के एनी बेसेंट सक्रिय हुई। कामागाटो प्रकरण, ये आपका एक सबसे हट करके पॉइंट है, ये कभी कभी पेपरों में कई बार पूछा गया है। कामागाटो प्रकरण एक जहाज था, कामागाटो प्रकरण जो था वो एक जहाज था। मैंने लिख रखा है कि एक जहाज था जो कनाडा से इसका संबंध था। 1914 में यह घटना घटी। हुआ क्या करता था कि कनाडा का कहना था कि जो भी व्यापारी भारत से सीधे आएंगे उन्हीं को कनाडा में प्रवेश दिया जाएगा। तो इसी से संबंधित एक घटना है। मैं आगे चल के जब मैं थ्योरिकल क्लासेस लाऊंगा, बड़ी थोड़ा क्लासेस लाऊंगा विस्तार में, तो इसके बारे में जरूर चर्चा करूंगा। उसके बाद आगे हम देखते हैं कुछ क्रांतिकारी आंदोलनों पर नजर डालते हैं जो बहुत ही सक्रिय रहे उस समय और इन्होंने आजादी में बहुत ही भूमिका निभाई। सबसे पहले हम बात करें क्रांतिकारियों में HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, यहाँ पर कानपुर में इसकी स्थापना हो रही है 1924 में, और सचिन नाथ सान्याल इसके संस्थापक हैं और इनके सहयोगी आजाद भगत और रोशन सिंह हैं। ये लोग इसको सहयोग कर रहे हैं और इन्होंने लोगों ने एक अंजाम दिया था काकोरी कांड। काकोरी कांड को अब काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से भी जाना जाता है। हुआ ये था कि लखनऊ सहारनपुर 8 डाउन पैसेंजर में लूट हुई थी, उसी को हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। उसके बाद इस कांड में 29 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 4 लोगों को फांसी दी गई थी। कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा गया है कि इन लोगों को फांसी कहाँ कहाँ दी गई थी, तो राजेंद्र लोहड़ी को फांसी जो दी गई थी वो गोंडा में दी गई थी, रोशन सिंह को इलाहाबाद में, राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में और अशफाक उल्लाह खां को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। और इसी के बाद समय जब बीतता है तो HSRA की स्थापना होती है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। यहाँ पर 1928 में दिल्ली में स्थापना होती है, फिरोजा कोटला मैदान में, जहाँ पर चंद्रशेखर आजाद के द्वारा यह स्थापना की जाती है। और इसके बाद क्या हुआ कि साइमन कमीशन जिस समय भारत आता है तो वहाँ पर एक घटना घटी थी, लाठियों के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी और उसमें नाम आया था पुलिस अधीक्षक सैंडर्स का। तो एक कांड भी घटा, सैंडर्स हत्याकांड। 1928 में सैंडर्स की गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसमें प्रमुख सम्मेलनों में गोली हत्याकांड में शामिल थे आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। उसके बाद आइए हम आगे ले चलते हैं। प्रमुख चीज थी 1857 की क्रांति। हर पेपर में ये चीज बहुत ज्यादा पूछी जाती है। 1857 का विद्रोह, 1857 एक संग्राम कई बार कहा जाता है। कहते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा प्रयास तो बहुत किया गया था, लेकिन एक असफल क्रांति साबित हुई थी। क्यों? क्योंकि उस समय ना लोग एकजुट नहीं थे, कई राजाओं ने इतना साथ नहीं दिया था, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि एक चिंगारी भड़की थी जो यहाँ से स्टार्ट हुई और भारत को 1947 में आजादी दिलाई। तो देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम बात करें मुर्शिदाबाद, बैरकपुर छावनी, वेस्ट बंगाल, 29 मार्च 1857 34वीं NI रेजिमेंट बटालियन में एक सैनिक हुआ करते थे जिनका नाम था मंगल पांडे। हुआ करता था, अंग्रेजों ने एक नई प्रकार की राइफल का प्रयोग किया था, जिसमें उस कारतूस का प्रयोग किया करता था जिसमें गाय की चर्बी लगी होती थी। तो उस समय यह बड़ी समस्या बन गई, तो यहाँ पर एक विद्रोह हुआ, जिसमें मंगल पांडे ने हुर्सन और बाघ को गोली मार दी, जिसमें हुर्सन तो बच गए लेकिन बाघ जान से चले गए। उसके बाद 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई, जो बलिया जिले के रहने वाले थे। अब यह क्रांति आगे धीरे धीरे बढ़ रही है और क्रांति यह मेरठ पहुंच रही है। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ। समय आगे बढ़ता है। अब यह जो एक क्रांति चली थी तो लोग धीरे धीरे पहुंचे आगे कहाँ? 11 मई दिल्ली में पहुंचे, जहां बहादुर शाह द्वितीय हुआ करते थे, दिल्ली के सम्राट, और उनकी पुनः ताजपोशी की गई क्योंकि बड़े शिथिल से हो गए थे। तो इन लोगों ने कहा कि आप ही प्रतिनिधित्व कीजिए इस क्रांति का, हम लोग देश को आजाद कराने का बीड़ा उठाए हैं और क्रांति अब चल रही है। तो यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय ने भरपूर साथ दिया। उसके बाद यह क्रांति पहुंची है लखनऊ। लखनऊ में इसका प्रतिनिधित्व बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल के पुत्र का नाम कई बार पेपर में आया है, ब्रिजेश कादिर था, और इन्हीं का नाम हुआ करता था महक परी, जो कई बार कई सारे एग्जामों में पूछा जा चुका है। लखनऊ के बाद अब धीरे धीरे यह आंदोलन कानपुर की तरफ रवाना होता है और कानपुर में
इसका नेतृत्व कर रहे हैं नाना साहब, जिनका नाम ढोंढू पंत है। ये भी आपके पेपर का क्वेश्चन है, पेपर में पूछा जा चुका है कि ढोंढू पंत किसका नाम था, नाना साहब का। और इनके सहयोगी हुआ करते थे तात्या टोपे। अब उसके कानपुर के बाद यह क्रांति पहुंची है झांसी। झांसी में सहयोगी बन गए हैं नाना तात्या टोपे, और ये मिलाते हैं उस क्रांति के लोगों को रानी लक्ष्मीबाई से। और रानी लक्ष्मीबाई यहाँ पर 18 जून 1858 को अंग्रेजों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। और आगे चल करके तात्या टोपे को 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी जाती है। तो इसके बाद जब हम इतिहास का पार्ट 3 लेकर के आएंगे, जिसमें तीसरे में हम पूरे इतिहास को समेट लेंगे और 1947 तक आजाद करा देंगे, जिसमें 3 पॉइंटों पर हमारी नजर रहेगी। हम कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताएंगे, उसके बाद गांधी युग चलेगा, और उसके बाद आजाद भारत स्वतंत्रता होगी 1947 की। तो आप लोग, ये दूसरा पार्ट था। हमने इसमें संक्षिप्त में चीजों को रखने का प्रयास किया था, एक कड़ी जोड़ी है जिससे आपको एक तरीके से इतिहास को समझने में आसानी होगी। वरना इसकी क्लासें विस्तार पूर्वक हैं, जो आप हमारी अर्जुन एकेडमी की ऑफलाइन क्लास औरास, मियागंज और सखीपुर में देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।